हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको पता है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ। उसी प्रकार से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर आ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे साथ में पढ़ाई करने के लिए बैठ गए होंगे। देखो, मुझसे ज़्यादा तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास नोटबुक रहती है, आप डेली पढ़ते हो, तो आपको पता रहता है कि सर आज कहाँ पढ़ाने वाले हैं। यानी पेज नंबर वगैरह बताने की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। पेज नंबर वगैरह बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है सर ने कल यहाँ पढ़ाया था, फिर कहा था कि आगे कल पढ़ाएंगे। तो आपको पता होगा पेज नंबर हमारा कितना है, 104 एंड 105 है। 104 पेज नंबर है और आज हमारे को पढ़ना है फायर फाइटिंग। 6.4 है ना, 6.4 में है फायर फाइटिंग, FIGSTING। बेटा हिंदी अर्थ क्या होता है फायर फाइटिंग का? फायर का तो मीन्स आग होता है, फाइटिंग का मीन्स क्या? लड़ाई करना। फाइटिंग वही होती है। हाँ, फाइटिंग करना किसे कहते हैं? लड़ाई करना को कहते हैं। तो क्या है फायर फाइटिंग? आग से लड़ाई करना, यही है क्या? हाँ, देख करके तो ऐसा ही लगता है कि फायर का मीन्स आग होता है, फाइटिंग का मीन्स लड़ाई करना होता है। तो फायर फाइटिंग का मीन्स होता है आग से लड़ाई करना। ऐसा नहीं होगा बेटा, फायर फाइटिंग का हिंदी मीन्स होता है अग्निशमन। ये तो नाम सुना होगा ना, अग्निशमन नाम तो सुना होगा। ये होता है फायर फाइटिंग, अग्निशमन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि जब कोई फायर फाइटिंग हो जाती है, यानी आग लग जाती है, तो हम उसको फाइट कैसे करेंगे, यही होता ना। हिंदी देखो, सेंस समझना। फायर अग्निशमन से ज्यादा आप इससे समझोगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। देखो, मैं अग्निशमन सिर्फ हिंदी मीन्स लिखता तो आपको पता नहीं था कि सर आप अग्निशमन में क्या पढ़ाओगे, नहीं आपको पता चलता था। लेकिन जो इंग्लिश वाला वर्ड लिखा हुआ है ना, फायर फाइटिंग, इससे आप समझ सकते हो कि सर फायर का मीन्स तो आग होता है, फाइटिंग का मीन्स लड़ाई करना होता है। यानी आप आग से कैसे लड़ोगे, अगर आग लग जाती तो आप आग से लड़ोगे कैसे, ठीक है ना। तो उसके बारे में ही हमें इसके बारे में पढ़ना है, फायर फाइटिंग के बारे में यही पढ़ना है। कभी जब बाई चांस कहीं आग लग जाती है, तब आप उस आग से फाइट कैसे करोगे, आप उस आग से कैसे लड़ोगे। कैसे लड़ोगे का मतलब उसको बुझाओगे कैसे, उस पर काबू कैसे करोगे आप, इसके बाद ये पढ़ना हमारे को इसके अंदर। देखो, हमारे को सबको पता है, हम पहले ही सीख चुके हैं कि कंबस्शन टेक प्लेस ओनली। कंबस्शन कब होता है, आग कब लगती है, ये तो आप सबको पता होगा। पहली बात तो कंबस्टेबल सब्सटेंट होना चाहिए, ऐसा पदार्थ होना चाहिए वो जल सकता है। कंबस्टेबल कब इस अपना ये जगह ले सकता है, यानी आग कब लग सकती है, उसके लिए पहली कंडीशन तो होती है कंबस्टन के लिए मटेरियल होना चाहिए। यानी जलने के लिए कोई वस्तु तो होनी चाहिए ना, कोई वस्तु ही नहीं होगी तो क्या जलेगा, कुछ नहीं जलेगा। तो पहली बात तो कंबस्टेबल मटेरियल की जरूरत होती है। दूसरा होता है कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एयर, उसको कंटिन्यू एयर की सप्लाई मिलनी चाहिए, क्योंकि बिना वायु के आग ही नहीं लगती है। अगर ऑक्सीजन खत्म होगी तो आग लगना बंद हो जाएगी, आग लगना बुझ जाएगी। इस कारण से दूसरी बात क्या, एयर की कंटिन्यू सप्लाई होना जरूरी होता है। तीसरी बात क्या, कि जो टेम्परेचर होता है किसी कंबस्टेबल मटेरियल्स का, वह इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा होना चाहिए। अगर इग्निशन टेम्परेचर से कम है तो वस्तु आग लगेगी ही नहीं। तो तीसरी बात क्या हो गई, उस टेम्परेचर जो पदार्थ जलने वाला होता है, यानी जो कंबस्टेबल मटेरियल्स होता है, उसका जो टेम्परेचर होता है वह टेम्परेचर हाइयर होना चाहिए उसके इग्निशन टेम्परेचर से, उसके इग्निशन तापमान से ज्यादा होना चाहिए। जब बेटा ये तीन चीजें होती हैं तभी आग लगती है, नहीं तो आग नहीं लगती है। इन तीन चीजों में से अगर एक भी चीज कोई एब्सेंट होती है तो आग नहीं लगती है। समझ में आई मेरी बात? देखो लिखा हुआ आगे, इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, यानी इसमें से यदि इनमें से कोई ऊपर दी गई में से कोई एक भी कंडीशन नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। द कंटिन्यूज द कंबस्टन विल नॉट टेक प्लेस, यानी कंबस्टन अपनी जगह नहीं लेगा। अगर उन तीनों में से एक भी कंडीशन नहीं होगी तो आग नहीं लगेगी। इवन इनिशियली कंबस्टन इज टेकिंग प्लेस, यानी अगर कभी भी कंबस्टन अपना स्थान लेगा तो इट विल डाई आउट। इट विल डाई आउट का मीन्स वह बुझेगा नहीं इतना इजी। अगर इन तीनों कंडीशन में आग लगेगी तो वो कोई ना कोई हमारे को ऐसा करना पड़ेगा, जैसे हमारे को या तो कंटिन्यू सप्लाई एयर है उसको रोकना पड़ेगा, ठीक है ना, इग्निशन टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा। यानी इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन होती, ये तीनों कंडीशन होती है तो आग लगना तय है।
इट इज द प्रिंसिपल विच इज यूज्ड इन फायर फाइटिंग, यानी यह एक सिद्धांत होता है जहां पर फायर फाइटिंग का उपयोग किया जाता है। आइए डिस्कस करते हैं इन डिटेल की, इन कंडीशन में डिटेल के बारे में। पहली कंडीशन दे रखी है टेकिंग केयर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल, यानी आग नहीं लगने देना। आग के, अब देखो, अब फायर फाइटिंग पढ़ना है ना, आग से लड़ाई करना है हमारे को। हम आग से लड़ाई कैसे कर सकते हैं? तो आग से लड़ाई करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना चाहिए? टेकिंग केयर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल्स, यानी जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, आग पकड़ने वाले जो पदार्थ होते हैं, उसकी केयर करना। केयर का मीन्स क्या होता है? लाड करना। केयर का मीन्स लाड करना होता है। क्या लाड करोगे? कैसे लाड करोगे बेटा? केयर होता है देखभाल करना। दहनशील पदार्थ, जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, उसकी देखभाल करना। देखो, इट इज सेड दैट, यह कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऐसा कहा नहीं कहा जाता है कि बचाव, जो प्रिवेंशन होता है, इज बेटर देन क्योर, यानी देखभाल से बचाव ज्यादा अच्छा होता है। देखभाल करने की तुलना में बचाव ज्यादा अच्छा होता है। एक तो पहले को तो किसी चीज को बचा लेना, पहले ही बचा लेना आग लगने से, वो तो बेटा बेटर ही है। आग लगी, आप आग लगने ही नहीं दे रहे हो, तो बेटर क्या है? प्रिवेंशन बेटर है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अल्टीमेटली, आखिरकार, इन एनी काइंड ऑफ फायर, आखिरकार किसी भी प्रकार की जब आग लगती है, इट इज द कंबस्टेबल मटेरियल विच कैच फायर, उसमें क्या होता है? कोई ज्वलनशील पदार्थ होता है जो कि आग पकड़ता है। वी मस्ट टेक प्रिकॉशंस, तो हमें सावधानियां रखनी चाहिए, सो दैट, इसीलिए कंबस्टेबल मटेरियल डज नॉट गेट हीटेड अप टू इग्निशन टेम्परेचर इन वेरियस सिचुएशन। हमें सावधानियां रखनी चाहिए कि कोई भी अगर कंबस्टेबल मटेरियल होता है, डज नॉट गेट हीटेड अप, हम उसको गर्म नहीं होने देंगे उनके इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा। अलग अलग कंडीशन होती है, उस अलग अलग कंडीशन में हम उसको इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा गर्म ही नहीं होने देंगे। अगर बेटा इग्निशन टेम्परेचर से ज्यादा गर्म नहीं होने दोगे तो क्या आग लगेगी? क्या आग कभी नहीं लगेगी ऐसी कंडीशन में। फिर देखो नंबर 1, जैसे दे रखा है घरों में, जैसे कर्टेन्स, पर्दे होते हैं, कारपेट, दरियां होती है, वुडन फर्नीचर होता है, ये सारा एक कंबस्टेबल मटेरियल्स का बना हुआ होता है। जैसे क्लोथ, कपड़े होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, जैसे टेरिलिन के, नायलॉन के, ये बेटा हाईली कंबस्टेबल होते हैं। जब हमने फाइबर्स पढ़ा था, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक पढ़ा था, तब बताया था ना कि नायलॉन के कपड़े, टेरिलिन के कपड़े, ये ज्यादा हाईली कंबस्टेबल होते हैं। इस कारण से ऐसे कपड़े, महिलाएं अक्सर किचन में काम करती है ना, तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती है, क्योंकि वो आग जल्दी पकड़ते हैं। कभी कभार क्लोथ ऑफ वुलन वर्किंग इन किचन कैच फायर ड्यू टू द केयरलेस हैंडलिंग ऑफ बिग स्टोव या गैस बर्नर। कभी कभार क्या होता है, जो महिलाओं के कपड़े होते हैं, यानी रसोई घर में काम करने के दौरान महिलाओं के जो कपड़े होते हैं, वो लापरवाही कर देती हैं, और वो या तो गैस बर्नर होता है या कोई स्टोव होता है, बत्ती वाला स्टोव, उसके संपर्क में आ जाते हैं महिलाओं की लापरवाही से, और उनके कपड़े जल जाते हैं। वी मस्ट सी टू दैट कंबस्टेबल मटेरियल डू नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द नेक्ड फ्लेम। हमें ये बहुत जरूरी होता है, या हमें बहुत जरूरी देख रेख करनी होती है कि जो कंबस्टेबल मटेरियल होता है, कोई जलने, ऐसी चीज जो कि बेटा जल सकती है, उसको एक नेक्ड फ्लेम के संपर्क में नहीं आने देनी होती है। हमारे को ध्यान रखना होता है, अगर आप रसोई में काम करते हो तो, कि ऐसी कोई चीज जो आसानी से जल जाती है, उसको हम ज्वाला के संपर्क में नहीं आने देंगे। टू मेक द पॉइंट क्लियरर, लेट्स द इमेजिन दैट यू ए वाइंडली समरी नाइट देयर इज ए पावर फेलियर। टू मेक द पॉइंट क्लियरर, देखिए इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना, क्लियरली समझना। लेट्स, आइए हम कल्पना करते हैं कि ऑन ए विंडी समर नाइट, विंडी समर का मीन्स होता है हवा बहती है गर्मी में, जब रात में, तो देयर इज ए पावर फेलियर। तब क्या होता है? पावर फेलियर का मीन्स होता है कि लाइट चली जाती है। यू लाइट ए कैंडल, आप मोमबत्ती जलाते हो, लाइट जब चली जाती है तो प्लेस इट नियर द विंडो स्टिल, आप कहां रखते हो उसको? खिड़की के पास में रखते हो। द विंड ब्लोज द कर्टेन्स टुवर्ड्स फ्लेम, फिर क्या होता है? विंड ब्लोज, हवा चलती है, हवा चलती है तो क्या होता है? जो पर्दा होता है टुवर्ड्स फ्लेम, वो पर्दा उस मोमबत्ती की फ्लेम के संपर्क में आ जाता है, जो आप खिड़की में अगर मोमबत्ती लगाते हो, पर्दा, एंड कर्टेन्स कैच फायर, फिर वो पर्दा आग पकड़ लेता है, देयर्स बाई सेटिंग द होल बिल्डिंग ऑन फायर, और इस प्रकार से वो पूरा भवन, बेटा पूरी बिल्डिंग फायर के संपर्क में आ जाती है, फिर इस प्रकार पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। दिस कुड बी अवॉइडेड इफ वी आर ए लिटल केयरफुल, यानी इसके बारे में अगर आप थोड़ी सी भी अगर आप केयरफुल करते हो तो नाउ दैट ए बर्निंग कैंडल कैन स्टील ए नंबर ऑफ कंबस्टेबल थिंग्स इन होम ऑन फायर, यानी अगर आप थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हो, अगर आप थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हो तो देखो आपकी छोटी सी गलती के कारण एक मोमबत्ती, एक जलती हुई मोमबत्ती क्या कर सकती है कि आपके घर के अंदर बहुत सारी जो ऐसे कंबस्टेबल मटेरियल्स होते हैं उन सबको जला सकती है।
दूसरा क्वेश्चन देखो, प्लेसेज लाइक पेट्रोल स्टेशन होता है जहां पेट्रोल मिलता है, पेट्रोल स्टेशन एंड द हाईली कंबस्टेबल मटेरियल्स। पेट्रोल स्टेशन पर क्या होता है, पेट्रोल बहुत जल्दी आग पकड़ने वाला होता है, तो ऐसे जहां पर पेट्रोल होता है, डीजल होता है। नो वन शुड बी अलाउड टू टेक एनी बर्निंग मटेरियल विद इन प्रेमिसेस ऑफ सच प्लेसेस, यानी ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी क्या नहीं कर सकता है, कोई भी वहां पर जलने वाला पदार्थ नहीं ले जा सकता है। जैसे वहां पर धूम्रपान बंद होता है, आप धूम्रपान नहीं कर सकते हो पेट्रोल स्टेशन वगैरह पर। इवन ए मैच स्टिक शुड नॉट बी लाइटेड एज इट कैन इग्नाइटेड पेट्रोल वेपर, यहां तक कि आप वहां पर माचिस की तिल्ली भी नहीं जला सकते हो। पेट्रोल पंप पर आप माचिस की तिल्ली भी नहीं जला सकते हो। क्यों नहीं जला सकते हो? क्योंकि वहां पर पेट्रोल डाला जाता है, जब वाहनों के अंदर, तब गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है तो पेट्रोलियम की कुछ भाप होती है ना, वो भाप वहां पर उड़ती रहती है उस पेट्रोल जहां डालते वहां पर, इस कारण से आप माचिस की तिल्ली भी नहीं जला सकते हो। द इलेक्ट्रिक स्विच शुड बी स्पेशली डिजाइंड, और वहां पर जो इलेक्ट्रिक स्विच होते हैं वो भी एक विशेष डिजाइन के बने हुए होते हैं ताकि वो एक्सीडेंट स्पार्क्स नहीं कर सके। यानी बिजली इलेक्ट्रिक ऐसे ही, ये स्विच वगैरह ऐसे ही होते हैं जो कि अचानक से कभी कभी कभार हम वो कोई भी वायर इधर उधर जुड़ जाता है वायर, तो आपको पता है चिंगारी लग जाती है। तो पेट्रोल पंप पर इतनी सी चिंगारी लग जाती है ना, तो भी बेटा आग पकड़ लेता है। द सेम प्रिकॉशंस, ऐसी सावधानियां हमारे को एलपीजी गैस गोडाउन्स होते हैं, एलपीजी गैस के जो गोदाम होते हैं, आप कहीं गैस जो आपके गैस की वो जो टंकी लेकर आते हो ना, गैस सिलेंडर लेके आते हो, गैस सिलेंडर का जो गोदाम होता है वहां पर भी ऐसी सावधानियां रखी जाती हैं। कोई फायर क्रैकर की शॉप होती है, यानी फटाकों की दुकान होती है, वहां पर भी इतना ध्यान रखा जाता है। और एम्यूनेशन डैम्स होते हैं, एम्यूनेशन डैम्स का मीन्स होता है कोई जो जहां पर ऐसे कारखाने जहां पर अमोनिया वगैरह बनता है ना, वहां पर भी ऐसी सावधानियां रखी जाती हैं। इसके आगे देखना एग्जांपल्स दे रखे हैं कुछ। दूसरी बात कही है कि टेकिंग केयर ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर एंड इग्निशन टेम्परेचर, फिर आपको क्या करना, कंटिन्यूस एयर की सप्लाई की देखभाल करनी पड़ेगी एंड इग्निशन टेम्परेचर, और जो इग्निशन टेम्परेचर होता है उसका ध्यान रखना पड़ेगा। वंस ए फायर हैज स्टार्टेड, यदि एक बार आग लगना शुरू हो जाती है, इट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड ओनली आइदर बाय कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर या लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल्स बिलो इट्स इग्निशन पॉइंट। यानी अगर एक बार कोई आग लगना शुरू हो जाती है तो आपको उसको बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको कटिंग द सप्लाई ऑफ एयर, यानी वायु की सप्लाई को कट करना पड़ेगा, या क्या करना पड़ेगा, लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टेबल मटेरियल्स, यानी उस जलने वाले पदार्थ का तापमान उसके इग्निशन टेम्परेचर से आपको कम करना पड़ेगा, तब आग बुझेगी, नहीं तो नहीं बुझेगी। फॉलोइंग एग्जांपल्स विल इलुस्ट्रेट द पॉइंट, निम्नलिखित उदाहरण दे रखे हैं। जैसे एग्जांपल 1, इफ द मटेरियल सच एज वुड और वुड बेस्ड प्रोडक्ट, यदि कोई सामग्री जैसे कि लकड़ी हो गई या लकड़ी बेस्ड प्रोडक्ट हो गया वो आग पकड़ लेता है, सैंड शुड बी पॉर्ड ओवर देम, उस पर बेटा रेत डाली जाती है, जिसे रेत क्या करती है, कट ऑफ द सप्लाई एयर एंड द फायर विल डाई, यानी वो एयर रेत डालोगे तो वो एयर ऑफ सप्लाई को कट कर देगी जिसे आग लगना बुझ जाएगी। दूसरा एग्जांपल, इफ द क्लोथ ऑफ ए पर्सन कैच फायर, यदि किसी भी आदमी के कपड़े आग पकड़ लेते हैं, द पर्सन शुड बी इमीडिएटली रैप्ड इन थिक ब्लैंकेट, तब उस आदमी को बहुत जल्दी से क्या किया जाता, मोटी चादर से उसको लपेटा जाता है। उसे क्या होगा, दिस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, उससे भी एयर की सप्लाई कट हो जाएगी एंड हेंस द फायर विल डाई, और इस प्रकार आग बुझ जाएगी। अल्टरनेटिवली, और उसी प्रकार आखिरकार में वाटर शुड बी पॉर्ड ओवर फायर, आखिरकार आग पर पानी डाला जाता है, द वाटर विल लोअर द टेम्परेचर ऑफ बर्निंग मटेरियल, जो जल होता है वह क्या करता है, जलने वाले पदार्थ के तापमान को कम कर देता है उसके इग्निशन पॉइंट से, और इस प्रकार आग लगना बुझ जाती है। तीसरा है, इफ द फायर इज कॉज्ड बाय ऑयल या गैस, अगर कहीं ऑयल या गैस के कारण आग लग जाती है, इट शुड बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूज कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर, वहां पर किसे आग बुझाई जाती है, ऑयल या गैस से लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो यूज आने वाला जो अग्निशामक यंत्र होता है, कल उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। अग्निशामक यंत्र काम आता है वहां पर। द कार्बन डाइऑक्साइड कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वायु की सप्लाई को बंद कर देता है और आग लगना बुझ जाती है। हाउएवर, यद्यपि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर आर नॉट रेडिली अवेलेबल एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, यद्यपि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र होते हैं ये अधिकांश स्थान पर तुरंत अवेलेबल नहीं होते हैं। ऐसी कंडीशन में फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है शीघ्र ही, और दे हैव द नेसेसरी इक्विपमेंट, उसके पास में आवश्यक उपकरण होते हैं, और एक्सपर्टाइज टू ब्रिंग एनी काइंड ऑफ फायर अंडर कंट्रोल, और किसी भी प्रकार की अगर आग लगी हुई होती है तो फिर वो उसको कंट्रोल में कर लेते हैं। अब बात देखो, हमारा बचता है फायर एक्सटिंग्विशर बचता है, वो हम बेटा कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। फायर एक्सटिंग्विशर है वो हम हमारी कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज का होमवर्क क्या करना आपको, ये तीनों एग्जांपल करने। अभी मैंने पढ़ाई ना एसडब्ल्यू में
EXAMPLS अभी मैंने पढ़ाई वो एग्जाम्पल करने हैं, तीनों एग्जाम्पल होमवर्क में। बाकी कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अग्निशामक यंत्र पढ़ेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ेंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं सारी चीज समझ में आई होगी। बहुत अच्छी कहानी मैंने सुनाई थी आपको, जो कि कैसे आग लगती है, कैसे बुझती है। हमने आग से लड़ाई लड़ ली है, अब कल पढ़ेंगे अग्निशामक यंत्र। तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।